नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और चलिए बुलेटिन का आगाज करते हैं बड़ी और अहम जानकारी के साथ। उपचुनाव की जंग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। घोसी विधानसभा उपचुनाव के तहत मतदान लगातार जारी है। अभी तक करीबन 44% वोटिंग जो है वो पूरी हो गई है। 239 मतदान केंद्र, 455 मतदेय स्थल बनाए गए हैं जिसके तहत मतदान किया जा रहा है। 4,30,000 से ज्यादा वोटर्स हैं और घोसी विधानसभा उपचुनाव की जंग आज कहीं ना कहीं दिखाई दे रही। सीधा मुकाबला भाजपा और सपा के बीच में है, जहां दोनों ही पार्टियों की ओर से पुरजोर तरीके से चुनाव प्रचार अभियान चलाया गया था। तमाम पार्टियों की ओर से, दोनों ही राजनीतिक दलों की ओर से जो स्टार प्रचारक हैं वो बड़ी संख्या में उतारे गए थे, चूंकि कहीं ना कहीं साख का सवाल ये पूरा चुनाव बना हुआ है। और मतदान से जुड़ी ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बड़ी संख्या में जो तमाम लोग हैं वो वोट करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचे हुए हैं और किस तरह की व्यवस्था प्रशासन की ओर से चुनावों को देखते हुए यह बनाई गई है उपचुनाव के मद्देनजर, वो भी इन तस्वीरों में देखिए। 3 बजे तक का जो आंकड़ा सामने आया है उसके अनुसार करीबन 44% मतदान अभी तक हो चुका है और दोनों ही जो प्रत्याशी हैं यानी भाजपा और सपा के बीच में सीधा मुकाबला कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। भाजपा की ओर से जहां दारा सिंह चौहान है तो वहीं सुधाकर सिंह है समाजवादी पार्टी की ओर से। और इन पूरे उपचुनावों के जो नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे 24 का संदेश जनता तक पहुंचाने में, चूंकि मुद्दे वही हैं और दोनों ही पार्टियों की ओर से एक दूसरे के खिलाफ जमकर प्रचार किया गया, प्रसार किया गया। और अब आज काफी महत्वपूर्ण दिन, चूंकि आज मतदान हो रहा है और जो मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। कुल मतदाताओं की संख्याओं की बात करें 4,30,000 से ज्यादा है, जिसमें 2,31,000 के आसपास पुरुष मतदाता। महिला मतदाताओं की संख्या करीबन 2 लाख से कम है, 1,98,000 के आसपास। जो एससी हैं वो 60,000 के आसपास वोटर्स हैं। चौहान वोटर्स की संख्या यहां पर करीबन 45,000 के आसपास है। महिलाओं की संख्या यहां पर 70,000 के आसपास है। जातीय समीकरण के साथ साथ विधानसभा चुनाव 2022 में किसको कितना वोट मिला था यह समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उपचुनाव है और सीधा मुकाबला सपा और भाजपा में है। बसपा या फिर यूं कहें कि और किसी दल की ओर से कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है। इस लिहाज से भी पूरा उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। 2022 में किससे कितने वोट मिले थे? वसीम इकबाल 54,248 बसपा के उम्मीदवार रहे। सपा उम्मीदवार उस वक्त के दारा सिंह चौहान को 1,08,000 वोट मिले। बीजेपी उम्मीदवार विजय राजभर को 86,000 के आसपास वोट मिले थे। चूंकि इस बार बसपा की ओर से उस तरह से कोई प्रचार नहीं किया गया, कोई मुकाबला नहीं है, इस लिहाज से पूरा उपचुनाव काफी ज्यादा महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में सीधी टक्कर है। बीजेपी प्रत्याशी हैं दारा सिंह चौहान, जिन्होंने आज अपनी जीत का दावा किया है और उन्होंने कहा कि बड़े मार्जिन से यहां पर जीत होगी भाजपा की। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का कहना है कि उनकी जीत होगी, यहां पर वो लंबे समय से जीतते रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं काफी ज्यादा कड़ी फाइट दोनों ही पार्टियों के बीच में दिखाई दे रही है घोसी उपचुनाव के तहत। और घोसी विधानसभा उपचुनाव के आखिर क्या मायने होंगे, चूंकि आज मतदान का दिन है, नतीजे भी बहुत जल्द आएंगे, लेकिन जो मतदान की प्रतिशत की संख्या है वो भी बहुत कुछ बयां करती है। इन तमाम चीजों पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ संजय तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ राजनीतिक एक्सपर्ट अरविंद जयतिलक जी हैं। हमारे साथ दो हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा जी हैं और साथ साथ विवेक चौहान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और हम बातचीत की शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे। अरविंद जयतिलक जी, आप इस पूरे उपचुनाव को किस तरह से देख रहे हैं, समझ रहे हैं? चूंकि निश्चित तौर पर हर एक विधानसभा चुनाव की बात करें या लोकसभा चुनाव की बात करें, अपनी महत्वपूर्णता होती है, अपनी इंपॉर्टेंस होती है, अलग अलग दायरों में लड़ा जाता है। लेकिन चूंकि 24 के चुनाव बहुत नजदीक हैं और उससे पहले ये उपचुनाव आज उत्तर प्रदेश घोसी में, आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्या कुछ संदेश यहां से निकलेगा? रितेश जी, देखिए, घोसी उपचुनाव जो है ढेर सारे निहितार्थों को समेटने वाला है और इसके जो परिणाम होंगे वह दूरगामी होंगे। और इस तरह से आपने देखा कि लोकसभा चुनाव अब नजदीक है, सिर पर है और भारतीय जनता पार्टी ने 80 सीट जीतने का दावा किया है। दूसरी तरफ जो है इंडिया
गठबंधन भी बन चुका है। तो कहीं ना कहीं जो है आमने सामने की लड़ाई जो है एक परसेप्शन गढ़ने के लिए जो है 2024 से पहले यह ज्यादा महत्वपूर्ण होगी जी। और यही नहीं, यह चुनाव जो है ओम प्रकाश राजभर, जहाँ पर राजभरों की संख्या तादाद बहुत अधिक है, उसी क्षेत्र से आते हैं। संजय निषाद साहब वो भी उसी क्षेत्र से आते हैं। नगर विकास मंत्री A.K. शर्मा साहब उसी क्षेत्र से आते हैं और पूर्वांचल के कई और धुरंधर, सबकी प्रतिष्ठा वहाँ पर लगी हुई है और सबको जो है अपने वर्चस्व का, अपने जनाधार का जो है वह साबित करना होगा। तो व्यक्तिगत तौर पर भी अगर आप देखेंगे तो इन लोगों की जो प्रतिष्ठा जो है दांव पर है। और दूसरी तरफ अगर ऐसे माना जाए कि उपचुनाव जो होता है अमूमन जो है सरकार का माना जाता है, लेकिन अगर कहीं इसमें उलटफेर होता है तो फिर जो है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो 80 सीटों का जीतने का दावा कर रही है, कहीं न कहीं जो है वह विपक्ष को इसमें बढ़त मिल जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब यहाँ पर जो है यह साबित करना होगा समाजवादी पार्टी को कि वह जो है, आमतौर पर आप देखते हैं कि बसपा लड़ती है तब भी वह जो है उनके ऊपर आरोप लगाती है, नहीं लड़ती है तब भी। तो अब यह उपचुनाव जो है समाजवादी पार्टी के लिए भी किसी अग्नि परीक्षा के लिए कम नहीं होगा। मजेदार बात यह है कि अगर इस विधानसभा के गठन से अगर आप देखें तो ये 18वां चुनाव है। कभी ये कम्युनिस्टों का गढ़ रहा है, 4 बार यहाँ पर कम्युनिस्ट जीते हैं, 3 बार आपका कांग्रेस जीती है, 3 बार बसपा जीती है, 3 बार भाजपा जीती है, 2 बार सपा जीती है, 1 बार लोकदल जीता है, 1 बार जनता पार्टी जीती है। यानी जो है सबके हाथ में जो है लड्डू रहा है। अब ये सब लोग को जो है यहाँ पे साबित करना होगा कि हमारी बढ़त है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके केवल अगर घोसी के आसपास जिलों को देखेंगे तो तकरीबन जो है 10 जिले हैं। इसकी विधानसभा की 61 सीटें हैं। 2022 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में आपने देखा कि समाजवादी पार्टी को बड़ी बढ़त मिली थी जो 2017 में जो है उसके पास केवल 12 सीट थी। इस 2022 में जो जा करके वो करीब 31 सीट जीतने में कामयाब रही। भाजपा पिछड़ गई थी। तो समाजवादी पार्टी को भी बढ़त साबित करना होगा कि जिस तरह बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर देखा जाए अरविंद जी तो मुकाबला काफी ज्यादा कड़ा है और कांटे की टक्कर कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों के बीच में। मैं आता हूं आपके पास एक बार फिर। टी.एन. मिश्रा जी का रुख करते हैं। टी.एन. मिश्रा जी, आप क्या कुछ समझते हैं, चूंकि जो प्रचार था उसमें बड़े बड़े दिग्गज उतारे गए थे दोनों ही पार्टियों की ओर से, चाहे भाजपा की बात करें या फिर समाजवादी पार्टी की बात करें, यानी मतदान होने के दिन तक लगातार आज भी बयानबाजी सियासी तौर पर दिखाई दी है, सुनाई दी है। ऐसे में कितना महत्वपूर्ण है ये पूरा उपचुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए और कितनी बड़ी और कांटे की टक्कर यहां दिखाई दे रही है? देखिए रितेश, कांटे की टक्कर तो है ही, तो स्वाभाविक है। सपा जो है पूरा अपनी नाक की लड़ाई बनाए हुए है और भाजपा के जो है 20 मंत्री और 60 विधायक वहां चुनाव प्रचार कर चुके हैं। तो भाजपा ने इसमें अपनी प्रतिष्ठा की जो है लड़ाई बना रखी है। कारण क्या है कि 3 मंत्री वहां पे लगातार लगे कि उनकी जो उन्हीं का क्षेत्र है। तो ये संजय निषाद के लिए और O.P. राजभर के लिए और A.K. शर्मा के लिए, ये 3 मंत्रियों की तो एकदम मुख्यमंत्री ने लगा रखा कि उनका क्षेत्र उसी इलाके से आता है। तो ये लोग लगातार लगे हैं। अब देखना यह है कितना जो है भाजपा और कांग्रेस, जो कांग्रेस क्या है कि हमने समर्थन दे दिया सपा को, बसपा जो है वहां लड़ नहीं रही है, तो बसपा कोर्ट भी जाएगा तो वो जो है सपा खाते में जाना है। लेकिन जहां तक बसपा की बात है तो मायावती ने कह रखा है कि नोटा दबाएं या वोट ना दें। अब ये देखना कार्यकर्ता पर डिपेंड है कि वो जब बूथ तक जाएगा तो नोटा दबाता है या वो वोट वहां देता है। तो अगर वो वोट कहीं सपा के पक्ष में चला गया तो जीत सपा की प्रभावी हो जाएगी। अन्यथा भाजपा का पल्ला सत्ता उसकी है और बाहुबल से लड़ रही, जनरल बाहुबल दोनों उसके पास हैं और वो अपनी योजनाओं को लेकर के भी वहां पर लगातार प्रचार प्रसार कर रही है। जो उसने काम किया प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के लगातार वो काम कर रही है। तो ये सब लेकर के जनता को उसने भी अपना लोक लुभावन सपने दिखाए हैं। और उधर सपा जो है अपनी नाक की लड़ाई बने हुए वो साबित करना चाहते हैं कि दारा सिंह जो है वो कोई किसी दल में स्थायी रूप से नहीं रहते हैं, आए दिन दल बदल करते रहते हैं। तो ऐसे में क्या भरोसा है कि आज उनको आप वोट जब बात देंगे तो दोबारा किसी दूसरे दल में नहीं खिले जाएंगे। तो इन मुद्दों को लेकर चुनाव हो रहा है। लेकिन अगर जीत होती है भाजपा की तो ये उसकी बहुत बड़ी जो जीत मानी जाएगी, क्योंकि माहौल बहुत नहीं है किसी पक्ष में कहा जा सकता है कि वहां भाजपा जीत जाएगी या सपा जीत जाएगी। बहुत ही कांटे की टक्कर है। जो जीत होगी वो मामूली अंतर से बताई जा रही है, क्योंकि जीत जो है बहुत ज्यादा अंतर से मानने की उम्मीद नहीं है। जी बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण बात आपने कही। माहौल किसी प्रकार का दिखाई ही नहीं दे रहा और यही वजह है कि कहीं ना कहीं ये पूरा मुकाबला काफी कांटे की टक्कर का हो गया। संजय तिवारी जी का रुख करें उससे पहले एक बार विवेक चौहान के पास चलते हैं। विवेक, क्या कुछ जानकारी बताया जा रहा है? जो 3 बजे तक का आंकड़ा 44% मतदान हो चुका है, किस तरह से प्रक्रिया आगे बढ़ रही है? विवेक, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? विवेक की आवाज
ऐसे में सुधाकर सिंह से अभी हमने बयान लिया। सुधाकर सिंह ने अपने बयानों में कहा है कि ओम प्रकाश राजभर को समाजवादी पार्टी का स्टार प्रचारक बताते हुए बताया है कि समाजवादी, बड़ा आरोप सुधाकर सिंह का सामने निकल के आ रहा है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रशासन द्वारा दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है। ये आरोप सुधाकर सिंह प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी प्रत्याशी का ये बड़ा आरोप निकल के सामने आ रहा है। जी बिल्कुल, वे एक निश्चित तौर पर जो बयानबाजी है दोनों ही तरफ से लगातार जारी है। संजय जी, अब मैं आपका रुख करना चाहूंगा। 2022 में ही विधानसभा के चुनाव हुए थे, 2023 में उपचुनाव की घड़ी आ गई है। चूंकि समीकरण इस तरह के बने हैं, जो जीता था वो भाजपा से अब लड़ रहा है, और ऐसे में निश्चित तौर पर ये कहा नहीं जा सकता किसकी जीत होगी, किसकी तरफ माहौल है। तमाम राजनीतिक दल अपने अपनी तरफ बता रहे हैं। 2022 के मुकाबले 2023 में आप क्या समीकरण बदले हुए पा रहे हैं? एक तरफ जहां एनडीए है, निश्चित तौर पर उसका दायरा अलग तरह से है, लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी जिस तरह से लड़ रही है, कांग्रेस ने सपोर्ट किया है, बसपा का उम्मीदवार नहीं, मुकाबला सीधा हो गया है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये घोसी का उपचुनाव मैं लगातार देख रहा हूँ, इसको फॉलो भी कर रहा हूँ। घोसी के उपचुनाव को पहली बात तो ये कि इसको एनडीए और इंडिया के ताकत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। वजह यह है कि दारा सिंह चौहान पिछली बार समाजवादी पार्टी से लड़े थे, उसके पहले वो भाजपा में थे, फिर वो भाजपा में आ गए, भाजपा के प्रत्याशी हैं। उसका एक आक्रोश शुरू में दिखा भी वहां के लोगों में। सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो क्षेत्र है जहां जो एनडीए के साथ जो छोटे दल गए हैं पूर्वांचल के, खासतौर से संजय निषाद की निषाद पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है सुहेलदेव पार्टी, ये सुभाषपा और निषाद पार्टी, ये दोनों की परीक्षा ज्यादा। भारतीय जनता पार्टी इस बहाने तौल लेगी कि ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद में कितना दम है। इन दोनों का दम यहाँ परीक्षण पर है। चुनाव बाद में है, चुनाव के परिणाम बाद में है। चुनाव का परिणाम जो भी आएगा बहुत कम अंतर से आएगा, क्योंकि सुधाकर सिंह भी बहुत मजबूत प्रत्याशी हैं और दारा सिंह चौहान भी बहुत मजबूत प्रत्याशी हैं। दारा सिंह चौहान लगातार काम करते रहे हैं वहां। सुधाकर सिंह के साथ पूरी समाजवादी पार्टी ही नहीं है, इंडिया के सारे जो INDIA गठबंधन है उसके सारे दल उनके साथ, किसी और दल ने कोई प्रत्याशी उतारा ही नहीं है। तो ऐसे में सीधा सीधा मुकाबला एनडीए और इंडिया का यहाँ हो रहा जी। इस मुकाबले में जिस तरह से सारे लोग लगे हुए हैं, खासतौर से ये चुनाव चूंकि उस क्षेत्र में हो रहा है जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ही प्रभाव क्षेत्र में आता है। गोरखपुर और पूर्वांचल का जो इलाका, गोरखपुर से बनारस के बीच का ये क्षेत्र है और गोरखपुर से बिल्कुल सटा हुआ है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री की भी प्रतिष्ठा लगी हुई है, भारतीय जनता पार्टी की भी प्रतिष्ठा लगी हुई है, और उधर INDIA ने अपनी प्रतिष्ठा लगा रखी है। तो चुनाव तो दिलचस्प है जी। चुनाव में जो आरोप लग रहे हैं, जिस तरह से सबने अपनी ताकत झोंकी है, जिस तरह से यहाँ वोटिंग चल रही है इस समय, और मैं बताऊं कि घोसी से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सुबह से लेकर दोपहर तक मतदान बहुत भारी मात्रा में हुआ जी, छोटा मतदान नहीं हुआ। अभी 3 बजे तक की जो रिपोर्ट है लगभग 43-44% मतदान हो चुका। तो इसका मतलब यह है कि वहां की जनता इसमें भागीदारी निभा रही है। बाकी चीजें आगे पीछे की हैं, लेकिन ये निश्चित तौर पर एक तरह का लिटमस टेस्ट उत्तर प्रदेश में इंडिया और एनडीए का तो हो ही रहा जी। परिणाम जो भी आएगा, 4,30,000 के आसपास मतदाता हैं, और इसमें जातियों का समीकरण, जातियों का संतुलन, जातियों की जो प्रमुखताएं हैं वो अलग अलग हैं। लेकिन चुनाव पूरी तौर पर यहाँ पर जिन चेहरों पे लड़े जा रहे हैं, एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया है। अब ऐसे में जो भी परिणाम आएगा उस परिणाम का व्यापक असर पड़ने वाला है, छोटा असर नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल, निश्चित तौर पर संजय जी इसका जो असर है बहुत ज्यादा व्यापक होगा और बहुत दूर तक भी निश्चित तौर पर जाएगा, क्योंकि ज्यादा दूर जाने की वैसे जरूरत है नहीं, 24 में चुनाव है। मैं लौटता हूं आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल सुधाकर सिंह की ओर से जो बयान दिया गया है वो दरअसल सुर्खियों में, सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि जो ओपी राजभर हैं वो दरअसल हमारे लिए प्रचार कर रहे हैं अंदर से। ओपी राजभर को समाजवादी पार्टी का उन्होंने प्रचारक बताया है, अंदर से हमारे लिए ही प्रचार कर रहे हैं ओपी राजभर। गौर करने वाली बात है कि हाल ही में एनडीए में शामिल हुए हैं ओपी राजभर। ओपी राजभर को लेकर अब सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह का यह बड़ा बयान है, और एक तरह से कहा जाए कि और भी ज्यादा राजनीतिक को तूल देने वाला कहीं ना कहीं बयान। जिस तरह से बयानबाजी लगातार हो रही है, उस बीच सुधाकर सिंह कह रहे हैं
कि जो ओपी राजभर हैं वो दरअसल हमारे लिए ही अंदर से प्रचार कर रहे हैं। क्या कहा है सुधाकर सिंह ने, विस्तार से सुनाते हैं। राजभर नेता हैं और जो नेता होगा वो अंदर से हम ही का वोट मांग रहा है, वो भी हमारा ही प्रचार कर रहे हैं अंदर से। आप खुश उनसे हैं? यही हमारा भीतर से मदद कर रहे हैं तो खुश नहीं रहेंगे। तो सुधाकर सिंह को सुना आपने। हालांकि यूं तो ओपी राजभर के बयान भी बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा करते थे, लेकिन जब से वो एनडीए में शामिल हुए अलग तरह की एक तस्वीर दिखाई दे रही है। अरविंद जी, ये जिस तरह से कहना है संजय जी का भी कि कहीं ना कहीं लिटमस टेस्ट तो है ही है, लेकिन बड़ी परीक्षा निषाद पार्टी के लिए भी है, ओपी राजभर के लिए भी है। आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्या कहीं ना कहीं एक तरह से भांपने का प्रयास भी भाजपा की ओर से रहने वाला है 24 से पहले? देखिए रितेश जी, जो उत्तर प्रदेश को जातियों का खौलता हुआ कुंड कहा जाता है और विशेष रूप से पूर्वांचल में। अब देखिए सुधाकर जी क्यों कह रहे हैं कि वो ओपी राजभर जो है हमारा प्रचार कर रहे हैं। दरअसल पिछली बार चुनाव में जो है 2022 में राजभर समाज पूरी तरह से ओपी राजभर के प्रभाव में जाकर के समाजवादी पार्टी को वोट दिया था और मुझे जानकारी मिली कि 10 बजे के बाद जो है पूरा राजभर समाज जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होता हुआ दिख रहा है। ऐसे स्थिति में जो है अब चूंकि सुधाकर जी को लग रहा है कि जो उनका बेस वोट बैंक 2022 में था जो राजभरों का, वो खिसक रहा है। तो दरअसल वो कहीं ना कहीं जो है अपने इस बयान के जरिए राजभर समाज में संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, ओपी राजभर हमारे साथ ही है, लिहाजा आप लोग हमारे साथ रहिए। इन बयानों के अपने लिए अर्थ होते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि ये चाहे संजय निषाद जी हो, फिर राजभर की दाव प्रतिष्ठा लगी हुई है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ पर जो है जो घोसी का उपचुनाव है वो जिस तरह से आप जातियों के समीकरण को लेकर के एक अभी आदरणीय बता रहे थे कि जो है एनडीए के बीच में और जो है इंडिया के बीच में, मैं इसको इस तरह नहीं देखता हूँ। उत्तर प्रदेश में इंडिया नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि आप घोसी उपचुनाव को ही देखेंगे तो वहाँ कांग्रेस की भी जमानत जब्त हो चुकी है और कम्युनिस्ट पार्टियों का भी जब्त हो चुका है। वहाँ पूरा दारोमदार जो है वो आपके दलित वोटों पर और मुस्लिम वोटों पर है। ये जिधर जाएंगे, मजेदार बात यह कि 90-95 बिल्कुल सही कहा आपने अरविंद जी, ये जिधर जाएंगे उधर ही कहीं ना कहीं निर्णायक फैसला होने वाला है। चूंकि समय की कमी है, एक छोटे छोटे रिएक्शन सभी लोगों से जरूरी है। टीएन मिश्रा जी, जिस तरह से बताया जा रहा है 3 बजे तक का जो आंकड़ा है करीबन 43% के आसपास, 44% के आसपास मतदान हो चुका है। क्या कुछ आखिरकार दर्शा रहा है? बड़ी संख्या में लोग निकल रहे हैं वोट करने के लिए 30 सेकंड में से। देखिए उम्मीद की जा रही है कि 60% तक मतदान प्रतिशत जाएगा, क्योंकि लोग अभी निकल रहे हैं और जा रहे हैं। जो बयानबाजी का है इधर ओपी राजभर तरफ से किसकी तरफ हो रही है, जो सपा प्रत्याशी कर रहे हैं, पहले चर्चा कर दी थी। ये बात इसलिए प्रभावी है कि पहले ओपी राजभर अपने बेटे को वहाँ चुनाव लड़ाना चाहते थे, उनको बेटे को टिकट नहीं मिला तो उसके जगह पे दारा सिंह को दे दिया गया। तो अब जिस बात को भुनाने के लिए सपा तो लगी हुई है कि सपा को उसकी सीट भी थी और सपा ये भी साबित करना चाहती भाई क्योंकि उसका प्रत्याशी दारा सिंह थे। और एक नई चीज मैं बता दूं, आपके भी एक नेता कह रहे थे कि जो इस तरह दल बदल करके दूसरी पार्टियों में जाते हैं, जो भार पड़ता है आम जनता पे चुनाव का, वो खर्च प्रत्याशी वसूला जाना चाहिए। कि इसमें पब्लिक की क्या गलती है? उसका इनकम टैक्स से पैसा जो है आप चुनाव बर्बाद कर रहे हैं। तो उनका कहना था जो इस तरह दूसरे दलों में जाते हैं, तो नई बात उनके कहने थी भाई तो एक बड़ी गलत बात, साल भर में दोबारा चुनाव कराया जा रहा, चुनाव कितना खर्चा हो रहा, तो पैसा जनता के भुगते, वो जिस नेता ने गलती की उससे पैसा वसूला जाए, अगर दोबारा चुना जाता है तो उसकी विधायक निधि से पैसा काट दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, कुल मिलाकर सभी दल, सभी नेता अपनी अपनी राजनीति को साधने का प्रयास करें, मौका कोई नहीं छोड़ रहे हैं। संजय जी, एक आखिरी टिप्पणी आपकी, क्या इस माहौल को आप भांपने में कामयाब हो पाए? किस तरफ माहौल दिखाई दे रहा है तमाम बयानों से इतर जाकर? ग्राउंड की स्थिति क्या है? सर समय की कमी, चूंकि 30 सेकंड में बात पूरी कर। देखिए, ये असली परीक्षा ओम प्रकाश राजभर की है जी। ओम प्रकाश राजभर के प्रभाव वाला वो क्षेत्र है। ओम प्रकाश राजभर को लेकर के समाजवादी पार्टी विधानसभा में भी कहती रही है कि योगी जी जल्दी मंत्री बना दे, नहीं तो ये हमारे पाले में आ जाए जी। इस तरह की बातें मैंने उनकी अविश्वसनीय छवि एक बनाने का प्रयास पूरा समाजवादी पार्टी ने किया है। आज भी जो बयान आया है सुधाकर सिंह का, हो सकता है उसी का हिस्सा हो जी। और ओम प्रकाश राजभर के लिए ये प्राण की बात है। अब उनके अस्तित्व का सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी को कितना अधिक से अधिक वोट दिलवा पाते, क्योंकि आगे उसी आधार पर 2024 में उनका भविष्य तय होना है। तो ये असली परीक्षा तो ओम प्रकाश राजभर की हो रही है क्षेत्रीय दलों के रूप। बाकी जो कुछ भी हो रहा है घोसी में, वो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के जो जातीय राजनीति के समीकरण है, उन समीकरणों का एक बहुत बड़ा टेस्ट है। और जातीय समीकरणों को साध कर कैसे चुनाव जीते जा सकते हैं या चुनाव की नैया पार लगाई जा सकती है, इसमें भाजपा कितनी कामयाब हो पा रही है अब नहीं हो पा रही है,
ये दोनों चीजें इसमें तय हो जाएंगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर एक जी बिल्कुल संजय जी, निश्चित तौर पर ये बड़ी फाइट है, कड़ी टक्कर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सही मायनों में परीक्षा है वो निश्चित तौर पर ओपी राजभर की रहने वाली है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। और इस बीच दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, दिल्ली दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होगी। दिल्ली दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी, बड़ी खबर इस वक्त की, प्रधानमंत्री मोदी से होगी मुलाकात। अयोध्या के विकास की रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री पेश करेंगे। मंडल आयुक्त डीएम भी रहेंगे मौके पर मौजूद, चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा भी रहेंगे मौजूद। दरअसल जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन हो सकता है और माना जा रहा है कि उसी सिलसिले में यह पूरी मुलाकात कहीं ना कहीं होने जा रही है। रुख करते हैं एक और बड़ी खबर का, बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता दें, घायल मिली महिला सिपाही का यह पूरा मामला है। प्रयागराज से बड़ी जानकारी, इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई है मामले की सुनवाई। राज्य सरकार, रेलवे ने आपको बता दें जवाब अपनी ओर से जो है कि दाखिल किया है। 13 सितंबर को मामले की अब अगली सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया। सरयू एक्सप्रेस में महिला मिली थी जिसकी पहचान सिपाही के तौर पर हुई। लहूलुहान स्थिति में महिला मिली थी और इस पूरे मामले को लेकर देर रात तक सुनवाई हुई थी और कहीं ना कहीं पूरी रिपोर्ट के आधार पर ही अभी मामला आगे बढ़ रहा है। 13 सितंबर को इस मामले में अगली सुनवाई होगी इस मामले में। इस बीच एक और बड़ी खबर, अहम जानकारी कानपुर से, जहां बिकरू कांड पर कोर्ट की ओर से फैसला आया है। 23 आरोपी दोषी करार दिए गए हैं, 7 को दोष मुक्त कर दिया गया। 10-10 साल की सजा सुनाई गई है बिकरू कांड में। जिन आरोपियों को दोषी करार दिया है कोर्ट ने, 30 आरोपियों पर सुनवाई चल रही थी। बिकरू कांड पर यह बड़ा फैसला कोर्ट की ओर से। इस मामले में 30 आरोपियों पर सुनवाई थी, 23 आरोपी दोषी करार दिए गए, 7 को दोष मुक्त कर दिया है कोर्ट ने। खबरों में आगे बढ़ते रुख करते हैं अगली खबर का। बड़ी खबर से आपको अपडेट करा दें, बड़ी खबर, अहम जानकारी, बदायूं से, जहां न्याय नहीं मिलने पर भूख हड़ताल पर बैठा है रिटायर्ड एसआई का परिवार। फर्जी एफआईआर में फंसाने से परिवार परेशान है और इसी के तहत भूख हड़ताल की जा रही है। रिटायर्ड एसआई और बेटे पर केस दर्ज किया गया है। चौकी इंचार्ज पर जबरन फंसाने का आरोप लगा है। किसान पत्रकार यूनियन अब ऐसे में उतरी है समर्थन में। और अवधेश मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ और ज्यादा बातचीत के लिए। अवधेश, आखिरकार क्या कुछ ये पूरा मामला बताया? गंभीर आरोप लगे हैं पुलिस प्रशासन पर, चौकी इंचार्ज पर जबरन फंसाने के। जी बिल्कुल, आपको बता दूं ये मामला जो है ओवैसी के इस्लामनगर थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक रिटायर्ड एसआई हैं, उनके बेटे पर और उनको पुलिस के द्वारा फर्जी तरीके से फंसाने का आरोप लगा है। ठीक है, फिलहाल अगर इसमें पीड़ित की अगर माने तो पीड़ित का साफ कहना है कि मतलब कि 1 महीना पहले मेड़ के विवाद में मामला हुआ था, लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसके चलते जो है मामला जो है खेत में हुआ था, लेकिन उसमें मुकदमा जो दर्ज किया गया है वो मारपीट का, घर में घुसकर मारपीट का दिखाया गया है। ठीक है, हालांकि अब क्या है, इससे पुलिस से भी वार्तालाप की थी, लेकिन पुलिस का इस पे साफ कहना है, बोले जांच की जा रही है। जी अवधेश, लेकिन इस पूरे मामले पर जिस तरह से भूख हड़ताल भी की जा रही है, बताया जा रहा है जो समर्थन में कहीं ना कहीं किसान यूनियन है वो भी परिवार के दिखाई दे रही है, इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन की ओर से क्या किसी प्रकार का रुख अभी तक सामने आ पाया है? जी, प्रशासन इस पर भी अभी कुछ बोलने को तैयार नहीं है जी। और परिवार जो है वो मालवीय आवास गृह पर भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है और वो भूख हड़ताल कर रहा है। उनका मतलब ये मामला है कि मतलब मुझे बिल्कुल अवधेश, कुल मिलाकर स्थिति यही है, लगातार जो हड़ताल है वो की जा रही है। अब देखना है कि मामले में आगे क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।